बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum. TLSE welcomes you to the online tutorial session. Let's join hands to this new technology and usher into the new progressive era. The Learning School wishes a very bright and the fruitful academic week to all of you. Lecture number 23, Grade 9, Sections R, A, B and C. Subject Biology. Unit 4. Topic is Active Transport. Page number 73 and 74. So let's start with lecture number 23. Recap. In the last lecture, we studied about the process of filtration. Objective. In this lecture, we will study about active transport. Important terminology: ATP, concentration gradient, endocytosis, exocytosis, invagination. Drill words: ATP. ATP को हम कहते हैं अडीनोसिन ट्राईफॉस्फेट। अडीनोसिन एक न्यूक्लियोटाइड बेस होती है, ट्राई मीन्स 3, फॉस्फेट मीन ये फॉस्फेट ग्रुप होता है जो 3 लगे होते हैं। एटीपी एक्चुअली एक एनर्जी यील्डिंग होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो स्टोर हुई होती है। ह्यूमन बॉडी में जो एनर्जी स्टोर हुई होती है ना, वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर हुई होती है। नेक्स्ट आता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन का हमें पता है थिकनेस कहते हैं हम किसी चीज़ को। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। फ्रॉम एरिया विद हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू एरिया विद लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मतलब ऐसे एरिया से मूव करना जहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर ज़्यादा है, उस एरिया की तरफ जहाँ पर पार्टिकल्स का नंबर कम है। नेक्स्ट आता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस हम कहते हैं सेलुलर ईटिंग। सेलुलर ईटिंग मतलब इसमें सेल जो होता है वो खाता है, चीज़ें खाता है। आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं। कौन सी चीज़ें खाता है? वो सॉलिड फॉर्म में हो सकती हैं या सेमी सॉलिड हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस हम कहते हैं सेलुलर ड्रिंकिंग। इसमें सेल जो होता है ड्रिंक करता है, पीता है। क्या पीता है? लिक्विड फॉर्म में कोई केमिकल मटेरियल वगैरह होता है उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है। नेक्स्ट आता है इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन कहते हैं किसी सरफेस का अंदर की तरफ फोल्ड हो जाना। ये जो हम कह रहे हैं कि सेल चीज़ें खाता है या पीता है, तो किस तरह से होता है? ये अपने आप को, अपनी जो सेल सरफेस होती है उसको फोल्ड करता है और फिर जिस चीज़ को वो अंदर ले जाना चाह रहा है वो अंदर जाती है। नेक्स्ट आता है इंजेशन। इंजेशन हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी। ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू फूड जो होती है बॉडी के अंदर ले जाई जाती है। सो टॉपिक इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब आप लोगों ने डिफ्यूजन का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो डिफ्यूजन होती है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, मतलब उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ मूवमेंट जो होती है हाई से लो की तरफ जाती है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पर मूवमेंट ऑपोजिट होती है। यहाँ लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हमने जब डिफ्यूजन की बात की थी तो हमने स्टेयर्स की एग्जांपल ली थी कि स्टेयर्स के ऊपर से पानी फेंका जाता है तो वो नीचे आ जाता है आराम से, लेकिन वो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप कंसीडर करेंगे क्योंकि उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम नीचे से ऊपर लेके जाएंगे पानी को तो फिर हमें एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी अपनी, तो वो किस में आ जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, मूवमेंट इज़ अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हमें पता चल गया है कि जो मूवमेंट होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ होती है। सो रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो इसलिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी की कौन सी फॉर्म होती है? एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की फॉर्म में।
नेक्स्ट आता है कैरियर प्रोटीन्स। अब हम कहते हैं कि वो एनर्जी इस्तेमाल होती है और जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो होती है चीज़ मूव करती है, सोल्यूट मूव करता है या कोई भी पार्टिकल, तो उसको मूव कौन करवाता है? तो यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स जो होती हैं ये हेल्प करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? ये वही प्रोटीन्स होती हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। जब हमने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहाँ पर स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं सेंटर में। ये वाली कैरियर प्रोटीन क्या करती हैं? पार्टिकल्स को पकड़ती हैं, एटीपी इस्तेमाल करती हैं और क्रॉस करवा देती हैं। ठीक है, सो कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। कैरी पार्टिकल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग एनर्जी, ये पार्टिकल्स को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ख़िलाफ़ मूव करवा देती हैं। कैसे मूव करवाएंगी? एनर्जी को इस्तेमाल करके। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं सोडियम पोटाशियम पंप्स ऑफ नर्व सेल। सोडियम पोटाशियम पंप्स क्या होता है? दीज आर द स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। हमने यहाँ पर नर्व सेल की बात की है ना, तो नर्व सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो इसकी क्या है? सोडियम पोटाशियम पंप्स। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है? देयर फंक्शन इज़ टू पंप द पोटाशियम आइंस इनटू सेल वाइल सोडियम आइंस आउट ऑफ सेल ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, जब नर्व इम्पल्स जनरेट हो रही होती है ना, तो सोडियम पोटाशियम का ये काम होता है कि वो पोटाशियम आइंस जो होते हैं उनको सेल के अंदर पंप करे और सोडियम आइन को सेल के बाहर पंप करे। अगर ऐसा नहीं ना हो पाएगा, सोडियम को बाहर नहीं पंप करेगा और पोटाशियम को अंदर नहीं पंप करेगा, तो जो नर्व इम्पल्स होती है ना वो मूव नहीं कर पाती। सो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो नर्व होती है उसमें सोडियम पोटाशियम पंप जो सोडियम आइंस हैं उसको सेल से बाहर मूव करवाएं और जो पोटाशियम के आइंस हैं उसे सेल के अंदर मूव करवाएं। नेक्स्ट आते हैं ड्यूरिंग रेस्ट। ड्यूरिंग रेस्ट मीन जब नर्व जो होती है वो कंडक्ट नहीं हो रही होती, जब नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही होती, फिर क्या होता है? दे मेंटेन हाई कंसनट्रेशन ऑफ पोटाशियम एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आइंस इन द सेल। जब रेस्ट पे रखना होता है ना उसे, तो फिर ये ज़रूरी है कि पोटाशियम आइंस की जो सेल के अंदर कंसनट्रेशन है ना वो हाई से हाई रखी जाए और सोडियम आइन की कम से कम रखी जाए, फिर ही जो सेल नर्व सेल होगी ना वो रेस्ट पे रहेगी। अगर ऐसा नहीं ना होगा, अगर पोटाशियम आइंस की कंसंट्रेशन हाई नहीं होगी सेल के अंदर और सोडियम आइन की कंसंट्रेशन लो नहीं होगी, तो क्या होगा? नर्व कंडक्ट होती रहेगी, तो फिर तो वो रेस्ट में ना हुआ। इसलिए रेस्ट पे रहने के लिए ज़रूरी है कि सेल के अंदर पोटाशियम की कंसंट्रेशन हाई हो और सोडियम की कंसंट्रेशन लो हो। अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या किया जाता है? सोडियम पोटाशियम पंप क्या करते हैं? सोडियम को पंप करते हैं आउट ऑफ सेल, बाहर निकालना है ना उसे, वेयर इट इज़ ऑलरेडी इन हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पर वो ज़्यादा ही ऑलरेडी ज़्यादा है, क्योंकि हमने सेल के अंदर सोडियम की अमाउंट कम रखनी है इसलिए उसको बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन बाहर तो वो पहले ही ज़्यादा है। दूसरी बात, दे पंप सोडियम आइंस इनसाइड ऑफ द सेल। हमने कहा कि हमें सेल के अंदर पोटाशियम आइंस की मिकदार जो है वो ज़्यादा रखनी है। सो बाहर से पोटाशियम आइन को अंदर धकेला जाता है, वहाँ तो पहले ही ज़्यादा है। समझ आ रही है बात की? अभी वही बात हुई ना कि जिसकी हम बात करें कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम कहते हैं कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना पड़ रहा है। ठीक है, ये अंदर वाली साइड पर सोडियम की मिकदार ऑलरेडी लो है और वहाँ से हम और निकाल के बाहर हायर की तरफ फेंकी जाएंगे, तो यहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल होगी। ठीक है, और ये एनर्जी फिर कौन इस्तेमाल कर रहा है? ये सोडियम पोटाशियम पंप से इस्तेमाल कर रहे हैं और इन सोडियम और पोटाशियम आइंस को मूव करवा रहे हैं। ये था सोडियम और पोटाशियम आयन का एग्जाम्पल जो हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए डिस्कस की। ये देखें, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी एग्जांपल देखें तो ये सेंटर में येलो कलर की आपको कैरियर प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं। ये ही एटीपी को इस्तेमाल करते हुए सोडियम पोटाशियम पंप के तौर पे एक्ट करती हैं। और ये देख सकते हैं आप डायग्राम में कि ये सोडियम और पोटाशियम आयंस को किस तरह से मेंटेन रख रही हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एंडोसाइटोसिस।
एंडो मीन्स अंदर. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलुलर इंजेशन ऑफ बल्की मटीरियल बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. कह रहे ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है सेलुलर इंजेशन होती है. सेलुलर वर्ड सेल से निकला है, इंजेशन हम कहते हैं फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाना. मतलब इस प्रोसेस में सेल के अंदर फूड जाती है. अब कौन सी फूड जाती है? बल्की मटीरियल, लिक्विड फॉर्म नहीं है, बल्की मटीरियल. ठीक है. बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन किस तरह से अंदर जाती है? सेल की सरफेस जो होती है ना अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और जिस मटीरियल को अंदर लेके जाना होता है वो अंदर ले जाती है. समझ आ गया? सिंपल वर्ड में एंडोसाइटोसिस हम कहते हैं कि मटेरियल्स को सेल के अंदर लेके जाना. इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है फैगोसाइटोसिस और एक होती है पिनोसाइटोसिस. ये भी हमने ड्रिल वर्ड्स में भी वर्ड यूज़ किया है. फैगोसाइटोसिस मीन्स सेलुलर ईटिंग, मतलब इसमें सेल सॉलिड मटेरियल को अंदर लेके जाता है. पिनोसाइटोसिस मीन्स सेलुलर ड्रिंकिंग, मतलब इसमें सेल जो होता है वो लिक्विड मटेरियल को अपने अंदर लेके जाता है. तो ये था एंडोसाइटोसिस और उसकी 2 फॉर्म्स. नेक्स्ट आता है एक्सोसाइटोसिस. एक्सो हम कहते हैं बाहर. इस प्रोसेस में ये प्रोसेस जो होता है ना एंडोसाइटोसिस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है. इस प्रोसेस में बल्की मटेरियल को सेल से बाहर निकाला जाता है, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. द प्रोसेस थ्रू विच द बल्की मटेरियल इज़ एक्सपोर्टेड इज़ नोन एज एक्सोसाइटोसिस. ये देखिए बेटा, आप डायग्राम देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे ये बल्की मटेरियल आपको ब्लू डॉट की फॉर्म में नज़र आ रहा है. ये जब सेल के अंदर जाता है तो सेल की सरफेस जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है. ठीक है. फोल्ड होने के बाद वो अंदर चली गई है. दूसरी तरफ आप ये बल्की मटेरियल टू बी एक्सपोर्टेड लिखा हुआ है, तो यहाँ से स्मॉल सेल जो है सेल के बाहर जब जाएंगे तो ये देखें वो पहले वेजिकल की फॉर्म में आ गए हैं, फिर वो सेल की दीवार के साथ चिपके हैं और फिर वो आहिस्ता से बाहर निकल गए हैं. तो ये दोनों प्रोसेसेस आपको यहाँ पर शो किए हुए हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और आपको एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी डिफरेंस आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में. उसके अलावा फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस में भी डिफरेंस आ सकता है. होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इसको बार बार रीड आउट कीजिएगा ताकि आपको थोड़ी वो जो भी कन्फ्यूजन हो वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और इसको लर्न कर लीजिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़.